नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जीएस विद एनपीएस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम लोग जो है यूपी पीसीएस आरओ एग्ज़ाम के लिए 4 अलग अलग सब्जेक्टों के 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। देखिए, पहला सब्जेक्ट जो हमारा है हिस्ट्री है और यहाँ से आज हम मौर्यकाल को पढ़ने वाले हैं एकदम अच्छे से। देखिए, सबसे पहले बात करें, अगर पूछा जाए सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा था, तो सबसे प्राचीनतम राजवंश था कौन सा, बोलो मौर्य वंश। मौर्य वंश सबसे प्राचीनतम राजवंश था। इसकी स्थापना किसने करी थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना की थी। मौर्य वंश किस वंश को समाप्त करके स्थापित हुआ था? तो ये नंद वंश को समाप्त करके इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, दूसरा प्रश्न है, अशोक किसका अनुयायी था? अशोक किस धर्म को मानता था? तो देखिए, अशोक जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अगर आपसे पूछा जाए कि अशोक किस धर्म का अनुयायी था, तो यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट, जीवन के अंतिम दिनों में कौन सा ऐसा मौर्य शासक था जिसने जैन धर्म को अपनाया था? तो अपने जीवन के अंतिम दिनों में चंद्रगुप्त मौर्य ने किस धर्म को अपनाया था? जैन धर्म को अपनाया था। जैन धर्म में जो है श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध जैन धर्म से ही है। और जैन धर्म में कितने तीर्थकर हुए हैं? कुल 24 तीर्थकर हुए हैं। और 24वें व अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी इसके 24वें व अंतिम तीर्थकर थे। नेक्स्ट, मौर्य काल में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? तो ये मुद्रा का नाम था पर्ण। पर्ण मुद्रा प्रचलित थी मौर्य काल के अंदर। नेक्स्ट, पांचवा प्रश्न है, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो देखिए, अशोक का उत्तराधिकारी हुआ था कुणाल। अशोक का उत्तराधिकारी अगर पूछा जाए कौन था? कुणाल था। नेक्स्ट, छठा प्रश्न है, मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को पहली बार किस शासक ने जीता था? तो ये जीता था चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने जीता था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी किसने बनाया था? तो ये बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने ही पाटलिपुत्र को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए एग्रोनोमाई, एग्रोनोमाई कौन होते थे मौर्य प्रशासन के अंदर? तो ये सड़क निर्माण का अधिकारी होता था एग्रोनोमाई। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए गुण पुरुष कौन होते थे मौर्य काल के अंदर? तो ये गुप्तचर को गुण पुरुष के नाम से जाना जाता था। और 10वां प्रश्न है, कलिंग के युद्ध का वर्णन ये किस शिलालेख में लिखा हुआ है? तो ये जो 13वां शिलालेख है उसके अंदर कलिंग के युद्ध का वर्णन है। और ये कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में हुआ था। तो ये हमने इतिहास के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट है हमारा ज्योग्राफी। यहाँ पर हम भूगोल में सौर मंडल के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस क्लास में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहला है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखता है? तो नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य दिखता है 21 जून को। नेक्स्ट, पृथ्वी की भ्रमण गति कितनी है? तो देखिए, पृथ्वी की जो भ्रमण गति है वो है 27 किलोमीटर पर मिनट। 27 किलोमीटर पर मिनट जो है पृथ्वी की जो है भ्रमण गति है। नेक्स्ट, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो ये 22 दिसंबर को होता है। और उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? 21 जून को। इन दोनों को आपको याद कर लेना है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 21 जून को और दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को। नेक्स्ट, पांचवा प्रश्न है, मैगलन अभियान ये किस ग्रह के अध्ययन से संबंधित है? तो ये है बृहस्पति यानी जुपिटर ग्रह के अध्ययन से। बृहस्पति ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा प्लानेट है और इस ग्रह का जो सबसे बड़ा उपग्रह है उसका नाम है गैनीमेड। ये हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह भी है। नेक्स्ट, छठा प्रश्न है, मंगल पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो इसका नाम था पाथफाइंडर। ये मंगल ग्रह पर उतरने वाला सबसे पहला अंतरिक्ष यान था। मंगल ग्रह को जो है लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, हरा ग्रह ग्रीन प्लैनेट किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है वरुण, यानी नेपच्यून प्लैनेट को हरा ग्रह के नाम से जाना जाता है। आपसे नीला प्लैनेट अगर पूछा जाए ब्लू प्लैनेट किसे कहते हैं? तो ये अर्थ मतलब पृथ्वी को जो है ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। एक कैलेंडर में अधिकतम कितने ग्रहण हो सकते हैं? तो देखिए, एक कैलेंडर वर्ष के अंदर अधिकतम 7 ग्रहण हो सकते हैं। इसको भी आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट, डायमंड रिंग की घटना किससे संबंधित है? तो देखिए, ये सूर्य ग्रहण के दिन डायमंड रिंग घटता है। डायमंड रिंग की घटना कब घटित होती है? सूर्य ग्रहण के दिन। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और पृथ्वी इन दोनों के बीच में कौन आ जाता है? चंद्रमा आ जाता है। तो उस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। और सूर्य ग्रहण हमेशा कब होता है? अमावस्या को सूर्य ग्रहण होता है। नेक्स्ट, 10वां प्रश्न है, ब्लू मून। ब्लू मून क्या होता है? तो जब एक माह में 2 पूर्णिमा होती है तो उसको हम लोग ब्लू मून के नाम से जानते हैं। तो ब्लू मून क्या होता है? जब किसी एक माह में 2 पूर्णिमा हो। तो ये हमने ज्योग्राफी के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सौरमंडल से संबंधित थे इनको देखा है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट, और जो कि हमारा आज का अगला सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। और इसमें आज हम लोग जो है मुद्रा व बैंकिंग से संबंधित 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे।
सबसे पहले मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह किस अर्थशास्त्री ने कहा? क्राउमर ने कहा। किसने? क्राउमर। मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है। ग्रेशम का नियम अगर पूछा जाए किससे संबंधित है, तो ये मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। ग्रेशम का नियम, ये भी एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे ग्रेशम, और इन्होंने मुद्रा के प्रचलन का नियम दिया। नेक्स्ट, विमुद्रीकरण का क्या अर्थ होता है? तो देखिए, विमुद्रीकरण का अर्थ होता है पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा का प्रचलन करना। मतलब पुरानी मुद्रा को समाप्त कर दिया जाए और नई मुद्रा जारी कर दी जाए, तो इसको क्या कहते हैं? विमुद्रीकरण, डीमोनेटाइजेशन। नेक्स्ट, मुद्रास्फीति क्या होती है? तो मुद्रास्फीति देखिए वो स्थिति है जब मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती है। मुद्रा का मूल्य गिरना और कीमतें बढ़ना मुद्रास्फीति कहलाता है। तो इससे लाभ किसको होता है? तो देखिए, मुद्रास्फीति से लाभ होता है ऋणी को। किसको? ऋणी को, जिसने ऋण को लिया है। और हानि किसको होती है? देनदार को, जिसने ऋण को दिया है। तो इस चीज़ को आपको याद रख लेना है। भारत में पत्र मुद्रा का प्रचलन कब से हुआ था? तो ये 1806 से भारत में पत्र मुद्रा की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट, छठा प्रश्न है, आरबीआई के पास कम से कम कितना स्वर्णकोष होना आवश्यक है? तो 115 करोड़ रुपए का। और ये किसके पास होना चाहिए? नोट निर्गमन विभाग के पास जो है कम से कम 115 करोड़ का जो है स्वर्णकोष होना चाहिए। नेक्स्ट, सातवां प्रश्न है, इंपीरियल बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 1921 में इंपीरियल बैंक। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो भारत का सबसे बड़ा जो है कैसा बैंक है? ये भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। तो इसकी स्थापना हुई थी, राष्ट्रीयकृत बैंक है ये एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक भी है। और ये इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। कब हुई थी? 1955 में। नेक्स्ट, यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1964 में। और अगर आपसे पूछा जाए एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुई थी? 1956 के अंदर एलआईसी की स्थापना की गई थी। तो ये हमने इकोनॉमिक्स के मुद्रा और बैंकिंग से संबंधित 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट, और हमारा अगला सब्जेक्ट है भारतीय संविधान। और इस क्लास में हम लोग संविधान सभा के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। सबसे पहले, संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389 कुल सदस्य थे संविधान सभा के अंदर। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो ये जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। इसके अलावा उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकृत किया गया था? तो ये 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया था। इसको उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। जो संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव, या जिसको उद्देशिका कहते हैं, उसको प्रस्तुत किया था, और यही बाद में चलकर संविधान की प्रस्तावना बना था। नेक्स्ट, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो ये 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और प्रारूप समिति में कुल सदस्य कितने थे? 7 सदस्य इसमें थे। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो देखिए, संविधान सभा में जो 389 लोग थे उसमें 15 सदस्य महिलाएं थी। कितनी महिला सदस्य थी? 15 सदस्य महिलाएं थी। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, 1947 में विभाजन के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य बचे थे? 299। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, उसके बाद से संविधान सभा में कितने सदस्य बचे थे? 299। नेक्स्ट, झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जेबी कृपलानी। ये झंडा समिति के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। नेक्स्ट, 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक भारत को किसका दर्जा मिला हुआ था? तो ब्रिटिश राजकुल का एक अधिराज, ये भारत को एक दर्जा मिला हुआ था 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक, ब्रिटिश राजकुल का एक अधिराज। नेक्स्ट, 9वां प्रश्न है, संविधान सभा की रचना का सर्वप्रथम विचार किसने दिया था? तो देखिए, संविधान सभा की रचना का सर्वप्रथम विचार जो दिया था वो स्वराज दल ने दिया था। किसने? स्वराज दल ने। इसके अलावा एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व किसने किया था संविधान सभा के अंदर? तो एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व किया था फ्रैंक एंथोनी ने। किसने? फ्रैंक एंथोनी ने। तो ये हमारी आज की जो है क्लास थी। आप लोगों को अगर ये क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को आप लोग जरूर से लाइक कीजिएगा, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए।